अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 9 मई 2024 है। आज से ठीक एक साल पहले 9 मई 2023 साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी की फुटेज सामने आई और फिर पाकिस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने रुख किया GHQ का, उन्होंने रुख किया गैरिजन्स का, मिलिट्री तनसीबात का, और वहाँ पर एहतजाज हुआ। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि वो एहतजाज करने ज़रूर गए, लेकिन उनका एहतजाज पुरअमन था। लेकिन सब ने देखा कि वहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई, जलाओ घेराव भी हुआ, पथराव भी हुआ और स्कर्मिशेस भी हुई। चपकलिश और उस कश्मकश की तस्वीर, उसकी वीडियो फुटेजेस सारी की सारी मौजूद हैं, लेकिन CCTV फुटेजेस जो हैं वो इस हवाले से अभी तक दस्तयाब नहीं हो सकी। और इस वक्त रियासत का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया और इन लोगों को माफ़ी नहीं दी जा सकती। आज एक साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान में होने वाले तमाम फैसले एक तरीके से 9 मई के वाक़यात में जकड़े हुए नज़र आते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान को शायद कई साल पीछे धकेल चुका है। पाकिस्तान में इसका ज़िम्मेदार कौन था, अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस हवाले से आज 9 मई को जो कुछ हुआ, आज के दिन इस हवाले से कुछ हमें जो है वो इशारे मिलते हैं कि आइंदा मंजरनामा किस किस्म का हो सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको वापस उसकी वापसी, उसका जो है वो एक सूरत हाल बेहतर होना पाकिस्तान के दीगर इदारों के साथ, दीगर सियासी जमातों के साथ, क्या ये मुमकिन होगा या नहीं, इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक खसूसी इजलास की काबीना के जो है वो सदारत की और उसमें यह कहा कि 9 मई रियासत अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत थी, बगावत करने की कोशिश की गई। इस हवाले से आर्मी चीफ ने आज लाहौर गैरिजन का दौरा किया, उनको कोर कमांडर लाहौर ने रिसीव किया और आर्मी चीफ ने कहा कि तारीख़ का स्याह बाब रकम करने वालों के साथ कोई समझौता होगा, ना ही कोई डील होगी। और इस हवाले से ये कहा कि दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से जो है वो वफाकी काबीना की खसूसी कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की गई 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त इन वाक़यात में मुलव्विस थी। अब इस सारे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर दिफ़ा की तरफ से। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने जो है वो ये कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपनी तमाम तर सियासत जो 2022 के बाद थी वो की। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, सुनिए। अदारे तबाह किए गए, करप्शन का एक सैलाब आया, जितने वादे उन्होंने किए, जितने नारे उन्होंने दिए, किसी की तकमील ना हुई। और अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब नई हुकूमत आई, उनका अगला अटेम्प्ट था कि नया आर्मी चीफ जो है वो हमारी मर्जी का लगे और वो कंटिन्यूएशन जो थी, जो पिछले 4 साल से 5 साल से चली आ रही थी, वही जारी और सारी रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि एहतसाब होना चाहिए, वो तमाम लोग जो इन तमाम वाक़यात में मुलव्विस थे, एहतसाब होना चाहिए और ये मामला अगर शुरू करना है तो बेशक 2014 से इसको शुरू कर लिया जाए। सुनिए क्या कहा। अब ये वाक़या जो है एक ऐसा, हमारी तारीख में एक ऐसा मोड़ आया है कि इसका एहतसाब भी होना चाहिए और कौम को पता लगना चाहिए कि इसके कौन स्पॉन्सर थे। ISPR ने भी परसों जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ने कहा कि अगर करना है तो 2014 से एहतसाब शुरू कर लें, 2014 के बाद के जो वाक़यात हैं उनका कोई हिसाब किताब कर लें। बिल्कुल ठीक कहा DG ISPR ने कि वहाँ तक जानी चाहिए ये इंक्वायरी जो है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नया बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तश्कील देने की कोशिश की और अब तरले किए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा। बयानिया जो है तख्लीक किया गया, एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, अब तरलों पे आ गए हैं। उसी एब्सोल्युटली नॉट के तरले किए जा रहे हैं, बंदे हायर करके किराए पे बंदे लेके उनकी मिन्नतें की जा रही हैं। एक तरफ कहते हैं जो कल या परसों या तरसों जो बयानात आए हैं कि जी हम किसी सियासी कुव्वत से जो है वो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब जो है अंदर वो डिफरेंट बयान देते हैं। हमशीरा साहब बाहर कोई बयान देते हैं।
एक तरफ आज हमने देखा कि आर्मी चीफ की तरफ से वज़ीर दिफा की तरफ से और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहा गया कि कोई माफ़ी नहीं है, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन 9 मई के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि बानी पीटीआई को माफ़ी की ऑफ़र मौजूद है और उसके लिए माफ़ी मांगना पड़ेगी। अब ये मामला ज़ाहिर है कि 2 दिन पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे तो फिर जो है उनके साथ बातचीत और मुज़ाकरात हो सकते हैं। ताहम अली मोहम्मद ख़ान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में ये कहा कि माफ़ी कोई भी नहीं दे सकता इस मामले पर, अदालतें हैं, अदालतों में तमाम मामलात तय होने चाहिए। अली मोहम्मद ख़ान ने क्या कहा, सुनिए। माफ़ी की जहाँ तक बात माफ़ी की नहीं है। अगर तो हमारे किसी बंदे ने, मैंने, हमारे किसी शख्स ने गलती की है पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। माफ़ी आप नहीं दे सकते। आप माफ़ी देने वाली आईनी हैसियत नहीं है, बल्कि आपके पास इस्तेकाक ही नहीं है। माफ़ी पाकिस्तान में कोई नहीं दे सकता। माफ़ी मैं अपने ज़ाती अमल की दे सकता हूँ, लेकिन रियासती अगर किसी जगह पे कोई हमला खुदा न खास्ता किसी ने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर प्रोसेस क्या होगा? क्या मिलिट्री कोर्ट्स? नो, उसके लिए फिर प्रॉपर जुडिशल प्रोसेस होगा। आज के मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, अहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शौकत बसरा साहब, और कुछ ही देर में राना एहसान अफजल साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ महमूद मौलवी साहब से इस वजह से करूँगा कि जिस वक्त 9 मई के वाक़यात हुए उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने छोड़ना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर दबाव है, वो भी छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर हमारी जान छूट जाएगी। और 2 सियासी जमातें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, परवेज़ खटक साहब की जमात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इमर्ज हुई, और जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान की जमात जो है वो पंजाब में प्राइमरीली थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका शायद सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई मौक़िफ़ अभी तक है इस तमाम मामले पर, वो ये है कि जिन लोगों ने इन वाक़यात में जिनके ऊपर पर्चे किए गए, जिनको मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया, अगर उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील की तो उसके बाद उनकी पर्चों से भी जान छूट गई, मुकदमात से भी जान छूट गई। तो महमूद मौलवी साहब ज़रा ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहती है कि जिन लोगों ने अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील की उनके लिए तो जाए अमान मिल गई, उनको जाए पनाह मिल गई, उनकी मुकदमात से गुलू खलासी हो गई। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा, ये मुकदमा तो सिर्फ सियासी तौर पर उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कहूँगा कि ये अपनी अपनी सोच है कि किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये इंसाफ नहीं हो रहा है और सज़ा लोगों को नहीं मिल रही है तो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। देखिए, जब तक रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी तो ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। और रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये है कि देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने गलती में, अली मोहम्मद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर किसी ने गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी हम इसको माफ़ कर दें और उसको पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। जो भी गुनाहगार है उनको सज़ा हर हाल में मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह है उनको छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक लोग कहते हैं कि देखिए जी, एक चीज़ मैं कहूँगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि रियासत होगा तो सियासत होगी, तो पहले आएगी रियासत फिर आएगी सियासत। ये नहीं हो सकता कि हम अपने रियासत को डैमेज करें, हम अपने अफवाज को डैमेज करें और उसके ऊपर सियासत करें। तो मुझे ये बताइए, मुराद राज साहब जो हैं उनका तस्वीर चलाई गई, दायरा लगाया गया, उनकी कॉल्स का बताया गया। उन्होंने जब IPP ज्वाइन कर ली तो उनके ऊपर से जो है वो तमाम फोकस जो है वो हट गया। असद उमर साहब की एग्जांपल ले लें। असद उमर साहब जो हैं वो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, इनिशियली साइफर वाले मुकदमे में उनका नाम आया। जैसे ही उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की तो वो भी उस मामले से भी अलहदा हो गए। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को उसमें सज़ा सुना दी गई। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो अपने, देखिए ये उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, अगर हमारी अदलिया, एक तरफ हम कहते हैं कि जी अदलिया आज़ाद है, अदलिया के आज़ादी का मेरे ख्याल से कुछ साल पहले बड़ा चर्चा था। आज आप देखें, आप कह रहे हैं कि देखिए पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अदलिया को भी मैं कहूँगा कि अदलिया को जजमेंट मेरिट पे देना चाहिए, चाहे अक्रॉस द बोर्ड कोई भी हो।
उसकी वजह यह है कि जब तक इस मुल्क में अदलिया सही नहीं होगी तो आप ये देखें ना, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नीचे के लेवल को देखें, आप ऊपर के लेवल को क्यों जाते हैं। नीचे अदलिया का क्या हाल है, देखें सालों से केसेस चल रहे हैं। आप ये 9 मई के वाकये को देखें, इसके फैसले अभी तक क्यों नहीं हुए। मेरा कहना 1 साल हो गया। अच्छा, इस पे मैं आता हूं। आप मुझे बताइए, आपने तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी थी? ये आपका अपना इनिशिएटिव था, आपको कहा गया था? व्हाई डिड यू लीव पीटीआई? देखिए, मैं पहला शख्स था जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ी, ठीक है ना। मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था। बाकी कुछ लोगों का, मेरे दोस्त भी हैं जिन पे प्रेशर था, वो वापस भी आज चले गए और वापस जा भी रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मेरे लिए हमारी फौज प्रायोरिटी है और उनकी जो है इज्जत सर आंखों पे है। और उसकी मैं वजह बताऊं, ये जो 9 मई का वाकया हुआ था, उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि पीटीआई में कुछ लोग ये प्रोग्राम बिल्कुल था कि फौज को जो है डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे ट्विटर पे और इन चीज़ों पे। उस वक्त नया नया था, व्हाट्सएप ग्रुपों पे कहा जाता था कि जी आप लोग फौज के खिलाफ बोले, जिसके ऊपर जो है मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं था और मैं जो है इसीलिए मैंने ये छोड़ा। क्योंकि देखें, लेकिन आपने 9 मई का इंतजार किया छोड़ने के लिए? नहीं, 9 मई का इंतजार नहीं किया। इत्तेफाकन 9 मई हद हो गई। देखिए ना, एक चीज है, देखिए जबानी कलामी तो बाकी पार्टीज भी कहती थी। पीपल्स पार्टी ने भी जबानी कलामी कहा है, पीएमएल-एन ने भी कहा है, मगर यहाँ पे जबानी कलामी को छोड़ के दस्ते गिरेबान हो गए। देखिए, अगर हम फौज के साथ दस्ते गिरेबान हो तो वी आर हेडिंग फॉर अ सिविल वॉर। और ये मैंने 8 मई को कहा है। हम नाम नहीं लूंगा, सब लोग बैठे थे जिसके ऊपर मुझे कहा गया था कि हम जीएचक्यू जाएंगे। मैंने कहा था वी विल आइदर गो फॉर अ डिजास्टर और वी विल गो फॉर अ सिविल वॉर। और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम यानी आपको अंदाजा था कि अगले दिन जो है 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे और उसके बाद ये प्लान है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। शौकत बसरा साहब, बहुत सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उन्होंने ये बातें कही हैं। उसमें चौहान साहब भी हैं, उनमें महमूद मौलवी साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ग्रुप्स में ये बात पहले से डिस्कस हो रही थी, डिसाइडेड था कि ये सब कुछ किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। 9 मई की मनसूबाबंदी बनाने वालों पर लानत। जो झूठ बोल रहे हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद कर दे। अगर तहरीक इंसाफ ने या उनके लीडर ने या उनके वर्कर्स ने कोई मनसूबाबंदी की है, मेरा चैलेंज है वो सामने लेकर आए। आज पूरा 1 साल गुजर गया। ईसा नकवी साहब, मुझे ये बताइए, मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हुकूमत पीडीएम की रही, केयर टेकर आ गई, अब ये जो नमूने मुसल्लत हैं जो अवाम के नुमाइंदे तो नहीं है, जाहिर है रिजेक्टेड लोग हैं, हारे हुए हैं, क्रिमिनल्स, जितने क्रिमिनल्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो कार्रवाई किसने करनी थी? इन्होंने करनी थी। हम तो उस दिन से कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बना दें, और वो भी किसकी सरबराही में? हमारा चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से बहुत इख्तिलाफ है कि जब से वो आए हैं उन्होंने सिर्फ टारगेट किया है तहरीक इंसाफ को और हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं। हमने कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं काजी फैसल साहब और उसकी लाइव प्रोसीडिंग कौम को दिखाएं और वो सबूत दिखाएं वो कौन से हैं और कौन कौन जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं दें और उनको जेल भेजें। आज तक वो जुडिशियल कमीशन नहीं बना। अच्छा, इसमें देखें आप बसरा साहब देखें, आप जाहिर है कि हम 1 साल से वैसे भी कौम बड़ी जज्बाती कौम है। हम जज्बात के रौ में बहक कर ही इसके ऊपर जाहिर है कि बात करते हैं जिसकी जैसी सियासी वाबस्तगी। लेकिन जहां पर दूसरी जानिब महमूद मौलवी साहब के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो संगीन सवालात हैं, लेकिन आपकी जमात के लिए भी उसी तरीके के सवालात मौजूद हैं। ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया, उनके लोग एहतजाज के लिए निकले, तो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, शाराए दस्तूर, डी चौक फॉर दैट मैटर, या इस्लामाबाद के दीगर मकामात, इसी तरीके से लाहौर है, पेशावर है, कराची है, हमें पता है कि कहाँ पर एहतजाज जो है वो होता है। लाहौर में, फैसलाबाद में घंटा घर चौक जो है वहाँ पर एहतजाज के लिए लोग जाते हैं। तो ये दूसरी जानिब से जब ये कहा जाता है कि देखें, जब आपको सारे के सारा एहतजाज का रुख सिर्फ़ और सिर्फ
मिलिट्री तंसीबात की तरफ नजर आता है। इसका मतलब ये है कि लोगों को इल्हाम नहीं हुआ, इसकी डायरेक्शंस थी। ईसा नकवी साहब, मैं पहले कह चुका हूं जी कि झूठ बोलने वाले पे लानत, और जिन्होंने मनसूबाबंदी की है उन पे लानत, और जो आज भी हकायक को सामने नहीं लेकर आ रहे उन सब पे लानत। बिल्कुल कोई कैटेगरी का, अगर हम जिम्मेदार हैं हमें फिक्स कर देना चाहिए था। 1 साल हो गया, क्यों वो शहादत सामने नहीं आई कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, मनसूबाबंदी की गई कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोगों ने जीएचक्यू के पास जाना है, आपने कोर कमांडर हाउस के पास जाना है। भाई मेरी बात यह है, पहली बात तो जिसने मिस हैंडल किया गया, खान साहब को पकड़ा गया, आप देखिए उनको किसने पकड़ा, रेंजर्स ने अरेस्ट किया, और जिस तरीके से अरेस्ट किया, और वो इमरान खान जो पाकिस्तान है, जो 90% कौम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जेन्युइन बात है कि जब आप लीडर को गिरफ्तार किया गया, लोगों ने रिएक्ट किया, इसमें कोई मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं उस वक्त अपने हल्के में मौजूद था, बहावल नगर, हरुणाबाद, फोटाबाद। हम लोगों ने वहां पे एहतजाज किया, हमने टायर जलाए, हमने नारेबाजी की। तो शौकत बसरा को 9 मई में क्यों डाल दिया गया? आप लोग एहतजाज के लिए कहां गए? सुने, हम लोग, हमारा चौक है वहां पे, फुवारा चौक, वहां पे गए, खिच्ची वाला चौक है वहां पे गए, फोटाबाद चौक है वहां पे गए। और मेरे भाई ये, अच्छा दूसरी, मैं अब इस बात को आगे लेके चलता हूँ। शौकत बसरा, खिच्ची वाला मौजूद था, बहावल नगर मौजूद था, फोटाबाद मौजूद था। आज 50 FIR में मौजूद है, जहां जहां पे FIR हुई है 9 मई की, उनमें शौकत बसरा का नाम मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात, आगे चलते हैं। आपने खान साहब को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। अच्छा, दूसरी मुझे बात बताइए, क्या इस बात को भी मान लिया जाए, क्या शजरे ममनू है कि आप जीएचपी के सामने एहतजाज नहीं कर सकते? क्या आप कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज नहीं कर सकते? हाँ, पुरअमन एहतजाज बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तान में हर जगह हो सकता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। आई एग्री विद दैट, लेकिन नकवी साहब मेरी बात को कबूल कर दीजिएगा। हाँ, जिन कुछ लोगों ने जो जुर्म किया है, जो अंदर दाखिल हुए हैं, हम क्या कह रहे हैं, करें कार्रवाई उनके खिलाफ। हमें तो बताया गया कि टोटल 120 लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने हरकत की, बाद में 102 का बताया गया। मेरे भाई 102 लोग भी हमें बता दें कहां हैं। अच्छा, आज तक उनके खिलाफ जो जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर गए, जो जीएचपी के अंदर गए, हमें तो पता कि मिलिट्री के पास लोग हैं, भाई उनके खिलाफ करें कार्रवाई जो कानून के मुताबिक बनती है। लेकिन हुआ क्या, हम आज भी 3-4 बातें में हमने कहा जुडिशियल कमीशन बना दें। आज तक हम सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, नहीं मिल रही। कहां चलेगी सीसीटीवी फुटेज? जिनके घरों में कैमरे तो लगे हुए हैं, उनकी तो वीडियोस बन रही हैं, हमें वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रही? आगे चले मेरे भाई, हम आज भी कहते हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कौम को दिखा दें। अच्छा, चले आगे चलते हैं मेरे भाई। आज 1 साल गुजर गया, 1 साल में आप कौम को कुछ ना बता सके। आज आप ये बता रहे हैं कि 9 मई को बहाना बनाकर आपने 120 लोगों में बताए, आपने पूरी तहरीक इंसाफ को टारगेट किया, आपने पार्टी तोड़ी, आपने पार्टी कायद के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए, दहशतगर्द, गद्दारी, करप्शन, और सजा किस पे दी? निकाह पर। आगे चलते हैं। जिसका तल्लक तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर सभी मौलवी साहब का मुझे बड़ा एहतराम है कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनको 7 खून माफ हो गए, वो पाक पवित्र हो गए। वो इस्तेहकाम पार्टी हो, वो खटक साहब की पार्टी हो, क्या वो लोग उसमें नहीं मौजूद थे? मेरे पास तमाम लोगों के नाम मौजूद है, और वो वहां पर बाकायदा रास्ता अपने नाम लिया। कहां पे हो? उसने इस्तेहकाम पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ा, एक दिन गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं बहुत सारे नाम है। सही, मैं बसरे साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं। एक फिक्र है नकवी साहब जी, हमारा हुकूमत को चैलेंज है कि आप जब चाहें, जिस जगह चाहें, इसका ओपन ट्रायल करके पूरी कौम को दिखा दें। सही। मैं आपके पास वापस आता हूं। महमूद मौलवी साहब, का कनेक्शन, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुलव्वस थी, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, और यही बात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर भी कह रहे हैं, तो वो किस लेवल पर थी, कौन शख्स था जो मुलव्वस था, और इस हवाले से अभी तक जो लोग हैं उनको सज़ाएँ क्यों नहीं सुनाई जा सकें, क्या उसके हवाले से शवाहिद की कमी है या कोई और वजह है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 9 मई के वाकयात पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमें स्टूडियो में हमारे पास एक यूनिक किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोड्यूसर साहब दिखा दें, एक खाली कुर्सी है जो इस अहम तरीन मामले पर हुकूमत की जानिब से हमें कौन यहाँ पर कमिटमेंट करने के बाद, राना एहसान अफजल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कमिटमेंट की कि वो आएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पर रखेंगे हमारे सामने और इस अहम तरीन मामले पर जिसको हुकूमत कहती है कि इस मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो 9 मई और 9 मई के वाक़यात हैं, तो इसके ऊपर जवाब देने के लिए ये खाली कुर्सी रिप्रेजेंट कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ की काबीना को इस कुर्सी ने रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर बताना है कि हुकूमत का 9 मई पर क्या मौक़िफ़ है। आपकी तरफ आऊँगा जनाब महमूद मौलवी से। बताइए कि आपने बताया ब्रेक से पहले, आपने कहा कि ग्रुप्स में बातें होती थीं, आप उसका हिस्सा थे। 8 मई को आपने उसके हवाले से गुज़श्ता साल अपना कंसर्न जो है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका इजहार भी किया। फिर 9 मई के बाद आप पार्टी छोड़ गए, फिर अब आपने ये तफसीलात भी बताई। किस लेवल के ऊपर पार्टी में ऐसे लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे या ये डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा, मैं बसरा साहब से इत्तेफाक करता हूँ, अल्लाह की लानत भी हो झूठ बोलने वालों पे और अल्लाह का कहर भी आए झूठ बोलने वालों पे। ये भी मैं कहूँगा कि अल्लाह का कहर पड़े झूठ बोलने वाले पे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक माइंडसेट जो है बन रहा था अगेंस्ट द आर्मी, और जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंडिविजुअल्स में थे, मगर वो माइंडसेट बन गया था। इसमें मेरे ख्याल से देखें, हम टीवी पे बहुत सारे लोग नहीं कहना चाहते या वो डिफेंड करना चाहते, उनका हक है, बिल्कुल पार्टी को डिफेंड करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका अपना हक है। मगर ये मैं कहूँ, देखें, आज जो अभी आपने कहा, ऐसे कैसे इत्तेफाकात हैं कि सारे वो जगह थे जो कि आर्मी इंस्टॉलेशंस थे। अगर डिस्प्यूट जो था, जो पॉलिटिकल पार्टी से था, हुकूमत से होता, तो हम जाते पार्लियामेंट के ऊपर। अगर डिस्प्यूट जुडिशरी से होता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाते। तो ये तो इसमें तो बड़ा क्लियर था कि डिस्प्यूट एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाज विद द आर्मी। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। देखिए, ओपनली लोग बोलना नहीं चाहते, मगर ऑब्वियसली दैट वाज देयर। और मैं ये कहूंगा, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है आज भी। नहीं, आप इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, किस लेवल पे थी, किस कैडर पे थी? फर्स्ट ईयर लीडरशिप, सेकंड ईयर लीडरशिप, थर्ड ईयर लीडरशिप, नॉर्मल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि सीनियर लेवल के जो है लीडरशिप, फॉर एग्जाम्पल नाम, मैं नाम इसलिए नहीं दूंगा, अभी 1 साल हो गया, मुझे नाम देते हुए अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, मैं नाम नहीं दूंगा, उसकी वजह ये कि मैं सीनियर ग्रुप्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होता था, इसमें कोई शक नहीं है। बसरा साहब भी एग्री करेंगे, मैं स्टेट मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, ठीक है ना, तो उसमें मैं कोई नाम नहीं लूंगा, मगर ये सीनियर लेवल पे होता। आपने एक मरतबा एक इंटरव्यू में ऐवान सदर का भी तज़किरा किया था। नहीं, देखिए, उसको मैंने उसी वक्त करेक्ट किया था। ऐवान सदर में मैं बैठा था, डिस्कशन हो रही थी, ये कहीं मैंने उस वक्त भी इसको क्लियरफाई किया था, कहीं ये नहीं कहा कि वो आर्मी के खिलाफ ऐवान सदर में कोई चीज हो रहा था। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या तहरीक इंसाफ यूनानिमस थी? तमाम के तमाम लोग उनकी लीडरशिप में जो थे वो सारा यही कह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि ये उभारा जा रहा था? आई वुड से मेजॉरिटी लोग जो थे, उसकी वजह देखें ये था कि मेजॉरिटी ऑफ लोग, और ये इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई गलत बात भी नहीं है। देखिए, नहीं, मेजॉरिटी क्या कह रही थी कि ये करना है या नहीं करना? उनकी वजह ये थी, वो कह रहे थे हमें हुकूमत से निकाला है आर्मी के तवस्सुल से। देखिए ना, इसमें तो देखें, अब मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ ना, उनका मौक़िफ़ ये था कि आर्मी ने हमें हुकूमत से निकाला है। इसमें तो मेरे ख्याल से बसरा साहब भी मुझसे डिसएग्री नहीं करेंगे, उस वक्त सबका मौक़िफ़ ये था। तो आपने वो चीज़ें डिलीट, महमूद मौलवी साहब, आपने वो चीज़ें डिलीट तो नहीं की होंगी? आपके पास उन व्हाट्सएप ग्रुप्स की डिटेल्स जो है वो मौजूद होंगी, उसका फॉरेंसिक किया जा सकता है, जो लोग वहाँ पर ये सब बातें कर रहे थे। तो आप वंस एंड फॉर ऑल, हमने 9 मई में, वजह यह है कि सबको मालूम है, लोग वहाँ पर मौजूद थे, जलाओ घेराव हुआ, ट्रेस पासिंग हुई, तोड़फोड़ हुई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। तमाम के तमाम ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान के कवानीन के तहत मौजूद है। कोई सज़ा 3 माह बनती होगी, कोई 6 माह, कोई 1 साल, कोई 3 साल, कोई 7 साल, जुर्म की नौयत के एतबार से। देखिए, मैं आपको एक, अब हम उसमें फंस गए हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़फोड़ के लिए किसी पार्टी के आदमी ने कहा। मेरा कहना यह है कि अगर आप सब्जी मंडी में मॉब को बुलाएंगे और कहेंगे यहाँ पे धरना दो,
तो इट इज बट नेचुरल के सब्जी वाले जो वहां पे, और वो भी सब्जी वालों के खिलाफ, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर हो गए और सब्जियों की दुकानें लूटी जाएंगी। तो जब वहां पे जो है धरना दिया जाएगा एंड मॉब होगी, तो मैं आपको बता दूं किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मॉब विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ कंट्रोल। So that means कि आप ये कह रहे हैं कि अंदर जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, आप ये कह रहे हैं, आप महमूद मौलवी साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ये अहकामात वाज़े तौर पर मौजूद थे कि वहां पहुंचे, वहां जाकर क्या करना है, ये अंडरस्टूड था कि मॉब जब पहुंचेगा तो ये करेगा, ये आप कह रहे हैं? देखिए, मेरा बिल्कुल कहना था, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि तोड़फोड़ करो, मगर जब मॉब को वहां पहुंचा दिया तो इट वाज अंडरस्टूड कि मॉब कुछ ना कुछ तो करेगी। देखिए, मॉब बैठ के वहां कुरान खानी तो नहीं करेगी ना। तो जब मॉब आप चलती है और आप नारे लगाएंगे तो देखिए प्रोवोक होता है, हम सब इंसान है, और स्पेशली जवान बच्चे तो बहुत जल्दी प्रोवोक है। मुझ जैसा बूढ़ा आदमी तो प्रोवोक नहीं होगा ना, मगर एक जवान आदमी को तो टाइम नहीं लगेगा। सही। मुझे रियाज बसरा साहब से मुझे जो है वो शौकत बसरा साहब से जो है उसके इस पर टेक लेने दें। शौकत बसरा साहब, महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोगों को ये डायरेक्शन दी कि वहां पर पहुंचे, तोड़ फोड़ का आप लोगों ने नहीं कहा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब गुस्से में भरा हुआ एक मॉब वहां पर पहुंचेगा तो जाहिर है कि वो कानून अपने हाथ में लेगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कानून हाथ में नहीं लेगा? ईसा नकवी साहब, महमूद मौलवी साहब का एहतराम अपनी जगह, चुके इनके साथ कौन माफ हो चुके हैं ना, क्योंकि इन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं आज भी कहता हूं कि अगर इनके पास सबूत मौजूद हैं तो 1 साल हो गया है, कहाँ है वो एविडेंस, किस अदालत में पेश हुई है क्या? और जो कानूनी तौर पे 14 दिन के अंदर चलान अदालत में जाना होता है, सिर्फ क्योंकि हम कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी के खिलाफ साजिश करने के लिए। मुल्जमान तो हम बार बार कह रहे हैं कि आपके सामने तहकीक तफ्तीश करवा दें, असल मुल्जमान आपके सामने आ जाएंगे कि भाई वो कौन लोग थे जो हमें तो 120 लोग कहे गए ना। तो मुझे बताइए ईसा नकवी साहब, आज पूरी पार्टी, जो पीटीआई वोटर सपोर्टर थे, जो पीटीआई के चाहने वाले थे, जो पीटीआई के इलेक्शन लड़ने वाले थे, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कोई पीटीआई का घर से झंडा लेके निकलता था, क्या वो भी 9 मई में मुलव्वस था? वहां फुटेज मौजूद है, आगे चलते हैं। तो आज 9 मई है ना, हम लोग घरों से निकले हैं पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, पुलिस हमारे घरों में दाखिल हो गई, सफेद कपड़ों में गोहर साहब के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई आपके सामने है, रेहाना डार को उठा लिया गया। यानी कि बार बार हम कह रहे हैं कि 9 मई को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को तोड़ने के लिए। माफी, भाई माफी कौन दे सकता है कानून और आइन के ताबे? अगर इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि रियासती इदारों पे जुर्म चले गए हैं, हम सब ने, इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत की, हम सब ने मजम्मत की और मुतालबा किया कि करें कार्रवाई। अगर हम मुल्जिम हों, ये सारे सबूत हमारे खिलाफ हो, तो हम कहें काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में फुल कोर्ट बनाएं और लाइव चलाएं प्रोसीडिंग उसकी। कभी कोई ऐसे करता है जो मुलव्वस होता है? बार बार हमारा मौका फिर वही है कि हमारे से बल्ला छीना गया, कहा गया इमरान खान इज हिस्ट्री, कैंपेन नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा जी आप देख लीजिए साड़ी गल होगी, साड़ी गल होगी। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खानदान। अगर 9 मई इनका दुरुस्त था, चले इस बात को मान लेते हैं, तो 8 फरवरी को तो वो बयानिया खत्म हो गया। कौम ने फैसला दे दिया कि 9 मई था वो गलत था, वो झूठ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जो लोग मुलव्वस 1 साल उनका ना ट्रायल हुआ ना सजाएं हुई, और 8 मई को लोग निकले, इतना कुछ जुल्म जबर बर्दाश्त करने के बावजूद किसी को कैंपेन नहीं करने दी गई, किसी का निशान मौजूद नहीं, इंटरनेट बंद, फोन बंद। कहा गया जी जीत तो जाना है उन्होंने। और माजी में हमेशा ये होता था, लोगों ने घरों से निकलकर और फिर जो कुछ पाकिस्तान की आवाम की तौहीन की गई, रिजल्ट को बदला गया। और ये जो बेनिफिशरीज हैं, ये जो जितना वजीर आजम हो, सदर हो, वजीर आला हो, वजीर बैठे हो, ये तो सब हारे हुए लोग हैं। ये लोग इनको जेलों में देखना चाहते हैं, ये कब्जा करके बैठ गए हैं। तो इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूं, इस वक्त हालात ये हैं कि या एक और कर लें, एस्टेब्लिशमेंट और इनकी इत्तेहादी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM, ये एक जलसा रख लें, हमें दे दें 24 घंटे का टाइम। अगर उस जलसे से 100 गुना बड़ा जलसा हम ना करें, 100 गुना। अच्छा आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ अवाम 90% अवाम है ही खान साहब के साथ खड़ी, आगे चलें। इंटरनेट बंद,
सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन, सहाफियों पे क्रैकडाउन, एसआईए के नए नए कवानीन बना रहे हैं। भाई अगर इमरान खान अकेला रह गया है, पार्टी खत्म हो गई है, तो डर किस बात का है? क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? सही तो बात सिर्फ बसर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। महमूद मौलवी साहब, मुझे ये महमूद मौलवी साहब को मेरा चैलेंज है। महमूद मौलवी साहब, आप लोग जिन्होंने इस्तेकाम पार्टी बना ली, खान साहब को छोड़ गए, भाई आपको अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी है, जाए ना सुप्रीम कोर्ट में। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, हम मेरा तलब तहरीक इंसाफ से है। आप 1 साल क्यों बैठे रहे अपने घर कराची में बिजनेस करते रहे और टीवी पे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं? जाए सुप्रीम कोर्ट, लेकर जाए सारे सबूत, दें एजेंसियों को सबूत और हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाएं। देखिए सही, मुझे जी जी महमूद मौलवी साहब कंप्लीट कीजिए। देखिए मेरा काम नहीं है। मैं ये आपसे देखें जहां पे जब भी आप इतनी बातें करते, बस तो बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहां गलतियां हुई है गवर्नमेंट से या जिससे भी एस्टेब्लिशमेंट से भी आप कहें, वो गलत को मैं गलत कहूंगा। मेरे में एक बहुत बुरी आदत है, मैं गलत को कभी सही नहीं कहूंगा। मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो लोग जिनका कोई उससे ताल्लुक नहीं था, उनको पकड़ा अगर गया, बिल्कुल गलत किया गया है। मैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको सही। गलत पकड़ा महमूद गया है। मौलवी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू है। शौकत बसरा साहब मेरे साथ रहिएगा, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 9 मई के वाक़यात और उसके जो आफ्टर मैथ है उसके ऊपर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। महमूद मौलवी साहब, ये बताइएगा कि 9 मई के वाक़यात हुए, ज़ाहिर है कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है, आप लोगों का अपना है, फिर हुकूमत है, इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन सब का अपना अपना मौक़िफ़ है। मुझे ये बताइए कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने लोग मुलव्वस होंगे आपके ख्याल में? देखिए, मैं कहूँगा उसमें बड़े लिमिटेड नंबर होंगे और मैं यही उन लिमिटेड लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा आवाम को फौज के खिलाफ ना खड़ा करें। ये मुल्क के हक में नहीं है। आप अंदाजन बता सकते हैं, 100 लोग हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कितने, मगर अब लीडर्स देखिए, मैं लीडर्स की बात कर सकता हूँ। लीडर्स गिने चुने हैं, ठीक है ना। देखिए अब जिनके बच्चों के अगर माइंडसेट में आ गया है, उनको तो मैं नहीं गिन सकता हूँ ना कि कितने हैं, मगर मैं ये सबसे कहूंगा कि खुदा रहा ये माइंडसेट में दिमागों में न डालें। इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि आप फौज के खिलाफ माइंडसेट ना बिठाएं। अगर ये हम अगर ये फर्ज कर लें कि 1000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन 10,000 से बड़ी जमात है, अब करना क्या है? व्हाट डू यू सजेस्ट? हमारे मुल्क के सियासतदान हमारे अभी सारे मसले का हल क्या सोचते हैं? अगर तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किया उसको कलअदम हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए, हुकूमत इसकी ओनरशिप भी नहीं लेना चाह रही, क्या आप एक रेफरेंस बनाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजें, जो पाकिस्तान के आइन में दर्ज तरीक़ेकार है, आर्टिकल 17 आइन तो है ना इस मुल्क में? देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। बैन नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं जिन्होंने ये प्रवोक किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने तोड़फोड़ किया फिजिकली, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो उनको सजा ना होने का जिम्मेदार कौन है? 1 साल गुजर गया। देखिए, बेगुनाह लोगों को ऊपर कोई जुर्म जो है हमें नहीं डालना चाहिए इल्जाम। बेगुनाह है तो वो बेगुनाह है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, IPP में हो, पीपल्स पार्टी में हो या PMLN में गया हो। अगर वो गुनाहगार है और वो इसमें मुलव्वस था, तो मैं कहूँगा उसको भी सजा होनी चाहिए। चाहे मैं खुद, अगर आप मेरा नाम है तो और मैं जो है साबित होता है कि मैं इसमें मुलज़्ज़म हूँ, तो मुझे भी सजा होनी चाहिए। कोई आदमी क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इट हैज़ टू बी अक्रॉस बोर्ड। ये नहीं हो सकता कि अगर वो इस पार्टी में आ गया तो उसको छोड़ दें और उधर चला गया उसको छोड़ दें। इट हैज़ टू बी अक्रॉस बोर्ड। हमें मुल्क को आगे लेके जाना है तो इंसाफ हमें दिखता हुआ नजर आना चाहिए लोगों को। नहीं, लेकिन जो जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उनके खिलाफ शवाहिद अदालतों में पेश करके उनको सजाएं। हम अपने प्रोग्राम्स में बार बार ये कहते हैं कि हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी सजा शायद 1 साल से कम बनती हो। देखिए, यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क के कानून की और कानूनी इदारों की।
सालों लग जाते हैं। आप मुझे बताएं, ये तो कुछ केसेस जो है नजर आते हैं 10-10 साल, 15-15 साल, अगर 14 साल की सजा होती है 15-15 साल जो है लग जाते हैं जो है इंसाफ मिलने पे। इसका कौन जिम्मेवार है? इसका देखिए ना कोई तो जिम्मेवार है। आपको मैं बताऊं, क्रिमिनल केसेस 15-15 साल लगते हैं क्रिमिनल केसेस में, जिसकी सजा अगर 2 साल है। और आप मुझे बताएं ना, सिविल केसेस तो 25-25 साल चल रहे हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? जब तक इस मुल्क में कानून नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा, चाहे कोई भी हो। और जहां तक दूसरी बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, बैठ के इसको तय करना पड़ेगा। अगर वो समझते हैं, पीटीआई समझती है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे और हम जो है अबव द बोर्ड है, तो वो नहीं चलेगा। देखिए, हर पार्टी की एक हैसियत है, पीएमएल-एन की एक हैसियत है, पीपल्स पार्टी की एक हैसियत है, पीटीआई की एक हैसियत, एस्टेब्लिशमेंट की एक हैसियत है, फौज की एक हैसियत है। ये हम कोई किसी को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि जी एस्टेब्लिशमेंट को हम नहीं मानते, फौज को हम नहीं मानते। इस किस्म से जो है ये चीज मुमकिन नहीं है। सबको बैठना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ ना बनाए। ये ज्यादातर सियासतदान जो है, माजरत के साथ कहूंगा, मैं एक आध की बात नहीं कर रहा हूं, हम अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों हम अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या फौज हमारी नहीं है? ये फौज हमारी है। हम इनके खिलाफ उगलते रहेंगे और कहते रहेंगे। देखिए ना, क्या ट्वीट्स के ऊपर आज भी जो है व्हाट्सएप ग्रुपों पे नहीं चलता है फौज के खिलाफ। गलत कर रहे हैं। जो गलत है मैं उसको गलत कहूंगा, जो सही है उसको सही कहूंगा। अगर मैं कहूंगा एस्टेब्लिशमेंट भी जो लोगों को नाजायज पकड़ रही है वो भी गलत है, मैं ये भी आपके चैनल पे कह रहा हूँ। देखिए, अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे और सही कहेंगे और उसको पॉलिटिकल अंदाज से घुमाएंगे, तो वो मुल्क के फायदे के लिए नहीं होगा। सही। मैं आपके पास वापस आता हूं। बसरा साहब, वे आउट क्या है? अब जाहिर है कि 9 मई जो है वो बदकिस्मत वाकयात हैं, आपका अपना मौक़िफ़, हुकूमत का अपना मौक़िफ़, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकलना है? जो बात महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं, आप इसको सेकंड करेंगे? एक डायलॉग, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वे आउट यही है कि जिन लोगों ने ये 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, वो सारे हकायक कौम के सामने ले आए, तो वे आउट तो वही है। दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो ढूंढी जाए, वो किधर है। दूसरा, हम जा रहे हैं दोबारा जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए। हम तो यही कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, उसके 14 जजेस बैठ जाएं, उनको जाके कहें कि भाई अगर हम जिम्मेदार हैं तो हमें सजाएं दे दें, अगर नहीं तो ये जो 1 साल से बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है उसको खत्म किया जाए। और मेरे भाई, इसका बेनिफिशियरी 9 मई का वही है जो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। हम तो 9 मई का बेनिफिशियरी नहीं है, तो हमने क्यों करना था ये? और फिर मैं कहता हूं बार बार कि 9 मई सुनते हुए 1 साल हो गया ना। आज भी जो बातें हो रही हैं कि जी क्यों नहीं सजाएं दी गई, अदालतों ने क्यों लेट किया, ओ भाई, ये भी हमारा कसूर है। ये भी हमारा कसूर है कि आज हम 9 मई को फिर जब घरों से निकलते हैं, कोई घर से बंदा बाहर निकलता है तो आप उसको जेलों में डाल देते हैं। तो ईसा नकवी साहब, हाल एक ही है कि जब तक हकायक और सच कौम के सामने नहीं आएगा और यही कंफ्यूजिंग सूरत रहेगी, हम बार बार कहते हैं कि फौज 24 घंटे, ये जो मुल्ज़िम और मुजरिम बैठे हुए हैं जिनको बिठाया है फौज ने, मुसल्लत किया पाकिस्तान पे, 24 घंटे इन पीछे हट जाने से खुदा की कसम ये घरों से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये तो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। ये तो सब चोर डाकू हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया धांधली से। तो मेरे भाई, हम तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, अभी मौलवी साहब बात कर रहे थे, कौन कहता है फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है? खान साहब ने एक बार नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। अभी 3 दिन पहले दोस्त मिलकर आए हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि डीजीआई एसपीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या ये डीजीआई एसपीआर साहब को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? वो तो बिल्कुल इस तरह की, जब फौज डायरेक्टली सियासत पे आके और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को सही इंतशार की बात करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, तो क्या उसमें वक्त बिल्कुल कम रह गया। फाइनली 30 सेकंड्स, महमूद मौलवी साहब, हुकूमत जो है वो क्या आप समझते हैं कि हुकूमतों को ये इनिशिएटिव लेने होते हैं, अपोजिशन का काम नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हालात को दुरुस्त करें, इस मामले का हल निकालें? हुकूमत का इन एक्शन, डू यू थिंक इज बिकॉज उनको लगता है कि उनके लिए ये सियासी ऑक्सीजन है?
मेरे ख्याल से देखिए हुकूमत को जो है इंटरवीन कर चाहिए कि हुकूमत खुद सबको बिठाए और इसको मसले को हल करे। उसकी वजह सही। ये है कि हम इस तरीके से सही। आगे नहीं बढ़ सकेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। सही सही। I've run out of time। महमूद मौलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब आपने हमें ज्वाइन किया, और राना एहसान अफजल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुकूमत का मौक़िफ़ बताने के लिए। 9 मई हो गया, 9 मई के वाक़यात सबको शायद बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा, सबको एक एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है टू मेक श्योर कि जिन लोगों ने इन वाक़यात में जो मुलव्विस थे उनको सज़ाएँ देकर कि आइंदा ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में ना दोहराए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।